हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की। कल हम बात ख़त्म कर चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बार आप सामने देखना, फटाफट से कंक्लूजन बोलता हूँ सारी एडिंग का। बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ होती है। बेटा फिक्स कैपिटल हो या फिक्स्ड एसेट्स एक ही बात, वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स बिल्कुल एक बात करो फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज़ होती है, जो बेटा बिजनेस में रिक्वायर्ड है फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा बिजनेस को रिटर्न देगी 1 साल के बाद। ऐसी सारी कैपिटल फिक्स कैपिटल है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स या इन्वेस्टमेंट। बाबू अगर मैं बात करूँ करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल की, ये क्या चीज़ होती है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। जो बेटा कैश या कैश जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, वो वर्किंग कैपिटल है। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा करंट एसेट्स के। फिर हमने बात करी थी फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बात करी नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा कंक्लूजन ही बोलूँगा सिर्फ अब मैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि बेटा उसको ट्रेडिंग और सर्विस कंसर्न के कंपैरिजन में प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड होता है, जबकि ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न प्लांट एंड मशीनरी का क्या करेंगी। तो बेटा इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर हमने बात करी स्केल ऑफ ऑपरेशन की। बेटा अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो आपको हमेशा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मशीनरी रिक्वायर्ड होंगी, बहुत बड़ा स्पेस रिक्वायर्ड होगा। बाबू फिर हमने बात करी चॉइस ऑफ टेक्निक की। हर वो कंपनी जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करती है बेटा, वहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करने वाली कंपनियों में कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम होती है। फिर हमने बात करी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की। बेटा अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जहाँ टेक्नोलॉजी का रोल है, तो बेटा टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट होती है, देयरफॉर बेटा आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होने वाली है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर में बिकम ऑब्सोलीट सूनर देन फर्नीचर। कंप्यूटर जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का रोल है, फर्नीचर में क्या टेक्नोलॉजी। फिर हमने बात करी थी बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की। बेटा कोई भी कंपनी जहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है, जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बेटा हमेशा फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। कंपनी में चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड और एंटीसिपेटेड डिमांड। कंपनी क्या करती है, हमेशा अभी एक्सपेक्टेड डिमांड होगी तब भी बेटा क्या करेगी, नई मशीनरी खरीद लेगी कि आ जाएगी ये डिमांड हमारे पास बाबू। लेकिन नॉन ग्रोथ कंपनियां कभी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करती। उन्होंने किसके लिए इन्वेस्ट करना है जब ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रही तो उनको। फिर जाते जाते लास्ट पॉइंट पर डिस्कशन किया था डाइवर्सिफिकेशन। बेटा डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन और कंप्लीटली चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन। बाबू आप जब भी अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करते हो, हमेशा आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचुरली अराइज हो जाती है। बस इतनी सी बात की बाबू। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी एक पॉइंट हमने टच कर लिया था, नेचर ऑफ बिजनेस। बाबू आओ जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी हमने एक पॉइंट टच कर लिया था, नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन बेटा नेचर ऑफ बिजनेस 3 तरीके का ही हो सकता है। या तो आप बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, लो बेटा, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप ट्रेडिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप सर्विस कंसर्न हो सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप ही की ज़्यादा है बेटा। ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न को बेटा बहुत कम पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 3 तरीके के स्टॉक में फंड ब्लॉक करती है। कल मैंने ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल दिया था बाबू। ब्लैकबेरी की फैक्ट्री सोचो कि रॉ मटेरियल में भी पैसा इन्वेस्टेड है, बहुत सारा फिनिश गुड्स तैयार पड़ा है, उसमें भी फंड ब्लॉक्ड है, और बेटा WIP में भी बेटा पैसा लगा हुआ है। जबकि बेटा एक ट्रेडिंग कंसर्न के एंगल से सोचोगे, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। ये दोनों एक ही बात है बेटा किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न में।
तो बेटा ट्रेडिंग कंसर्न का पैसा एक तरीके के स्टॉक में ब्लॉक रहता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक रहता है। इसी वजह से इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, सामने देख रहे हैं आप सारे। बाबू हेडिंग का नाम है स्केल ऑफ ऑपरेशन। रटने वाले बच्चों की बहुत मौज है, उधर भी यही हेडिंग थी, यहाँ पर भी यही हेडिंग है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। लो प्यारे बच्चों, अगेन ऑपरेशन बेटा उसका स्केल 3 ही तरीके का हो सकता है। आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर सकते हो, एक शहर में आपका बिजनेस है, आप मीडियम स्केल तक बिजनेस ले जा सकते हो, आपका 4-5 शहरों में बिजनेस है, या आप बेटा एक लार्ज स्केल एंटिटी हो, आपका बिजनेस नेशन वाइड है, या आप मल्टीनेशनल कंपनी हो। सोचना सिर्फ आपने है, मेरी तरफ देखना, किसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल? सोचो। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आया? जरूरी है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ही बात करनी है तो बेटा फिर तीनों लेवल पे, स्मॉल स्केल पे भी, मीडियम स्केल पे भी और लार्ज स्केल पे भी। क्यों? प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से है? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कल भी यही बोला था मैंने, जब वर्किंग कैपिटल की बात करूंगा एग्जाम्पल वहां से आने लगते हैं। बिल्कुल हैं। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड से क्या मतलब है? मैं तो बात कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड में तो फिक्स कैपिटल भी आती है, वर्किंग कैपिटल भी आती है यार। तो बैलेंस शीट बना, अच्छा ये ले मैं तेरे को बताता हूँ। अगर तू कह रही है यार तुम बहुत बड़े बच्चे हो, तुम बैलेंस शीट बनाते हो, मैं बोलता हूँ कैपिटल 1000 करोड़, फिक्स्ड एसेट्स में लगे हुए 900 करोड़ और करंट एसेट्स में 100 करोड़, ये ले होगी बैलेंस शीट मीट आउट। मुझे बता कहाँ ज़्यादा लगी? फिक्स कैपिटल लगी बहुत ज़्यादा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड से क्या मतलब है इस बात का? बाबू सिर्फ एक ही मुद्दा है, समझ लो। हमेशा लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने वाली कंपनी की ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी, इन्हीं की फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, इन्हीं की वर्किंग कैपिटल। लॉजिक क्या है समझो। बाबू एक एज्यूम करो आपके गली मोहल्ले का गारमेंट, कोई भी नाम, डैश गारमेंट्स, ठीक है जी। और बेटा एक एज्यूम कर लो लार्ज स्केल एंटिटी रिलायंस ट्रेंड्स, दोनों का स्टॉक बराबर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सोच लो, दोनों का स्टॉक बराबर, समझ सकते हो। आप गली मोहल्ले का कोई प्रोविजन स्टोर एज्यूम कर लो बेटा, और एज्यूम कर लो बेटा इजी डे, स्टॉक बराबर, समझ आ रहा होगा बेटा। बाबू लार्ज स्केल एंटिटी के अरबों रुपए स्टॉक में लगे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया 200 स्टोर, 250 स्टोर, और सब में बेटा कई करोड़ का स्टॉक पड़ा है बेटा। आप सोचो तो सही कितना फंड ब्लॉक है स्टॉक में। आपका गली मोहल्ले का गारमेंट्स कितना लगा लेगा स्टॉक में? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, बस उसकी इतनी लिमिट है। स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करने वाली कंपनी का फंड बहुत कम ब्लॉक होता है बेटा स्टॉक में। लेकिन बेटा अगर आप लार्ज स्केल एंटिटी हो तो इतना पैसा स्टॉक में लगा होता है कि काउंटिंग नहीं कर सकते। सेम बात अगर कंपैरिजन करना हो बेटा, डेली नीड्स शॉप वर्सेस वी मार्ट, कितने स्टोर होंगे ऑल ओवर इंडिया वी मार्ट के? और सोच कर तो देखो बेटा कितना एक एक स्टोर में कितना कितना माल लगा हुआ है। 4-4, 5-5 फ्लोर लिए हुए हैं रेंट पे, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, और किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना लाखों का स्टॉक पड़ा है। समझ आई बात बेटा? उसके बाद अगली 2 हेडिंग बहुत सिंपल है बाबू। थर्ड हेडिंग है बिजनेस साइकिल। सामने देखना बेटा, एक ही बार में खत्म कर रहा हूं इसको बेटा। थर्ड हेडिंग है बिजनेस साइकिल और फोर्थ हेडिंग है सीजनल फैक्टर। लो सुनना बेटा, बिजनेस साइकिल में आपने बिजनेस के 2 टर्म लिखने हैं बेटा। बाबू बिजनेस में एक टाइम पीरियड आता है, इंसान की जिंदगी में टाइम पीरियड आता है, कभी वो यंग यूथ होता है, फिर कहीं जाकर बेटा बुजुर्ग हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। बिजनेस में भी टाइम पीरियड आते हैं बेटा, जस्ट लाइक डिप्रेशन, रिसेशन, बाबू बूम पीरियड, ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड आते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 की बात करनी है बाबू। बिजनेस साइकिल मीन्स बूम पीरियड या रिसेशन पीरियड, और बाबू सीजनल फैक्टर मीन्स पीक सीजन एंड लीन सीजन, ठीक है ना बाबू? दोनों को एक्सप्लेन करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है बाबू।
बूम पीरियड एज वेल एज पीक सीजन में हमेशा हर बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बढ़ जाती है। जबकि बेटा अगर आप बात करोगे रिसेशन की, मंदी की बात करोगे या लीन सीजन की बात करोगे, हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड गिर जाती है। समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हो, आपका काम है बेटा, एक शोरूम है और बेटा एसी बेचते हो आप, ठीक है, शोरूम है एसी बेचते हो। बाबू जैसे जैसे सितंबर आने लगेगा, अक्टूबर आने लगेगा, कोई भी नया स्टॉक आप खरीदना बंद कर दोगे। सिर्फ बेच रहे हो बेटा जून से आप स्टॉक, पैसा नहीं लगा रहे बेटा, ब्लॉक नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है बेटा सितंबर अक्टूबर के बाद खरीदने कौन आने वाला है? जिसके घर में मैरिज है, जिसने डॉरी में देना है, और कोई बंदा पूछने भी नहीं आएगा एसी। और बेटा फरवरी आते आते आप सारा पैसा जितना लिक्विड होगा सारा अपने स्टॉक में फंसा दोगे, सारा एसी में लगा दोगे, क्योंकि पता है बेटा अब आपका पीक सीजन आने वाला है और बेटा बहुत माल बिकना है। तो बेटा जैसे ही लीन सीजन आने लगता है या रिसेशन आने लगता है, आपको पता है मंदी आने वाली है बेटा बेसी, तो क्या होगा बेटा, आप कभी भी वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसाते नहीं, कोई स्टॉक नहीं खरीदते आप। लेकिन जैसे ही आपको पता है मेरा पीक सीजन आने वाला है, बूम टाइम पीरियड आने वाला है बेटा, आप स्टॉक में सारे फंड ब्लॉक करते हो। तो बेटा बूम पीरियड एज वेल एज पीक सीजन में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, लीन सीजन और रिसेशन में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बहुत कम। समझ आई? दोनों हेडिंग एक ही बेटा एग्जाम्पल से हो गए। क्लियर बात? बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ग्रोथ नहीं, पहले प्रोडक्शन साइकिल होगी। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू ऐसा हो सकता है ये अकाउंट्स में किसी ने पढ़ लिया हो, लेकिन करता हूँ बात मैं भी। बाबू हेडिंग का नाम है प्रोडक्शन साइकिल। बहुत आराम से समझना क्या होता है। गंगा दोनों मानती नहीं है, बहुत बोलती है बेटा, 4 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी। लो बेटा सामने देखना। बाबू ऑपरेशनल साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल दोनों एक ही बात होती हैं, समझना बहुत आराम से क्या चीज होती है ऑपरेशनल साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल। बेटा आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेट्स सपोज की फैब्रिक, आप बेटा बेचते हो कोट पैंट, अभी आपने उसके ऊपर कटिंग करी फैब्रिक के ऊपर, वो बन गया WIP। आपने बेटा स्टिचिंग करी, बन गया फिनिश गुड्स। उसके बाद उधार पर बिका और उसके बाद कहीं 2 महीने बाद आपके पास कैश आने वाला है। इस पूरे साइकिल को हम प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। रॉ मटेरियल से WIP का बनना, WIP से फिनिश गुड्स का बनना, फिनिश गुड्स से बेटा उधार पर बिकना और फिर जाकर कहीं कैश रियलाइज होना, इस पूरे एक साइकिल को बेटा प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। नॉर्मली हर बिजनेस में 3 महीने का होता है। आपने सामान खरीदा, एक दिन में बना दिया, अगले दिन बेच दिया, 3 महीने के उधार पे बिकता है। 2 से 2.5 महीने का उधार हर इंडस्ट्री में है बेटा, कोई ऐसी इंडस्ट्री छूटी नहीं है बेटा जिसमें उधार ना। तो बाबू कम से कम 3 महीने का प्रोडक्शन साइकिल हम मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बात सोचो बेटा, 3 महीने तक आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड का क्या होगा? आपने पहले दिन सामान खरीदा, दूसरे दिन ही कटिंग करी, तीसरे दिन ही स्टिचिंग करी, बेच दिया उधार पर। अब 3 महीने बाद पैसा आएगा, आप क्या खाली बैठ जाओगे? नहीं, आपने बेटा फिर अपने जेब से पैसा लगाया, फिर बेटा 3 दिन में तैयार हो गया, फिर बेच दिया, फिर जेब से पैसा लगाया, फिर 3 दिन में तैयार हो गया, बेच दिया। मैं बोलता हूँ ऐसे करते करते आपने 3 महीने तक पैसा लगाया। 3 महीने के बाद जब पहला कैश आया ना, आप बोलोगे बस यार अब नहीं मैंने कोई पैसा लगाना बिजनेस में, अब तो मैं टर्नओवर घुमाऊंगा बस। समझ गए ना? कहते सुना होगा शायद बेटा जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं अपने फादर को, कि अब मैंने और पैसा नहीं लगाना बिजनेस में, अब मैं बस टर्नओवर घुमाऊंगा। तो बेटा पहला कैश आया, उससे क्या करा, फिर दोबारा गुड्स खरीदे, फिर फिनिश गुड्स, फिर बेच दिए, इतने में दूसरा कैश आ गया, फिर बनाया, और ऐसे ही बेटा घूमता चला जाएगा आपका साइकिल। बेटा जिस बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा होता है उतनी इन्वेस्टमेंट आपको जेब से करनी पड़ती है। अब यहाँ 3 महीने तक आप जेब से इन्वेस्ट करते रहे क्योंकि आपका प्रोडक्शन साइकिल 3 महीने बड़ा था। सोच लो बेटा, यू आर अ लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप शराब बनाते हो, शराब का प्रोडक्शन साइकिल 2-2 साल बड़ा है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, सड़ने के लिए छोड़ दिया, जब तक सड़ता नहीं तब तक फिनिश गुड्स बनता नहीं।
आपने खरीदा 2 साल के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब ये थोड़ी है बेटा पहले दिन खरीद के उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जी आपका काम खत्म, बेटा दोबारा खरीदो। 2 साल तक आप अपनी जेब से पैसा डालोगे, 2 साल के बाद जब वो बेटा पहला कैश आएगा अब आप सोच सकते हो कि मैं टर्नओवर घुमा लूं। समझ में आई बात? तो बेटा जिस कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हमेशा उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर बात? समझ आई बात? तो बेटा मैंने अभी 4 हेडिंग की चर्चा कर दी है आज। सबसे पहले हमने बात करी स्केल ऑफ ऑपरेशन की। लार्ज स्केल एंटिटी को ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, लार्ज स्केल को ही फिक्स कैपिटल भी रिक्वायर्ड ज़्यादा थी। रटने वालों की पूरी मौज है बेटा, ठीक है ना? क्यों बेटा लार्ज स्केल को ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? मैं बोलता हूँ साल के किसी भी दिन अगर आप स्टॉक का कंपैरिजन कर लो, एक स्मॉल स्केल एंटिटी का स्टॉक है, एक लार्ज स्केल एंटिटी का स्टॉक, बेटा कभी भी बराबर नहीं हो सकता। फिर हमने बात करी बेटा बिजनेस साइकिल की और प्रोडक्शन साइकिल की, सॉरी बिजनेस साइकिल की और बेटा सीजनल फैक्टर की। बिजनेस साइकिल में बेटा आपको आपको क्या करना है बेटा, बूम और रिसेशन के बारे में लिखना है, और सीजनल फैक्टर में पीक सीजन, लीन सीजन। बेटा कभी भी आप सोच लो बूम पीरियड और पीक सीजन में हमेशा मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। बेटा सर्दियों का बेटा टाइम पीरियड 2 से 3 महीने का रह गया आज की तारीख में। आप सोचो बेटा दिसंबर आप बेचते ही हीटर हो सिर्फ, बाबू दिसंबर में आप पूरा पैसा लगाओगे हीटर्स में, गीजर्स में, क्या करोगे बेटा? फरवरी आते आते बेटा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जो बिक गया बिक गया, यही करोगे ना। पीक सीजन में हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा, और फरवरी में बेटा 1 रुपया नहीं लगाना आपने फरवरी से लेकर नवंबर तक, आपको पता है बिकना ही कुछ नहीं वाला, ठीक है जी। फिर हमने बात करी प्रोडक्शन साइकिल, रॉ मटेरियल से WIP बनना, WIP से फिनिश गुड्स बनना, फिनिश गुड्स का उधार पर बिकना, फिर कैश रियलाइज होना, ये एक साइकिल प्रोडक्शन साइकिल है बेटा। जिस कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ज़्यादा। ओके बात बाबू? लास्ट हेडिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कल भी हेडिंग आई थी बाबू, जैसे कल समझाई थी बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूं, मेरी तरफ देखना बेटा। एक कंपनी है जिसने एक यूनिट लगाई, एक मशीन लगाई जो 1 लाख यूनिट बना सकती है, यानी कि 50,000 पेयर ऑफ सॉक्स। कल मैंने यही एग्जांपल दिया था। पहले साल आपको ऑर्डर आया बेटा 40,000 पेयर का, यानी कि 80,000 यूनिट बिकी बेटा सॉक्स की। कंपनी ने सर्वे किया, कंपनी का सर्वे बोलता है कि आपके प्रोडक्ट की जितनी डिमांड थी ये डबल हो जाएगी। अभी तो कंपनी का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, अभी तो बिजनेस शुरू किया है बाबू, प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, डिमांड डबल होने वाली है। कंपनी क्या करती है, इस एक्सपेक्टेड और एंटीसिपेटेड डिमांड के, भाई 1 मिनट बंद करिए बाबू, कंपनी ने क्या करा, अभी ये डिमांड सिर्फ एंटीसिपेटेड है, सिर्फ एक्सपेक्टेड डिमांड है, ये डिमांड कोई फाइनलाइज नहीं हो गई। सर्वे ही तो बोलता है डिमांड है कि क्या पता ना भी आए, लेकिन बेटा कंपनी के काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। कंपनी सिर्फ एक्सपेक्टेड और एंटीसिपेटेड डिमांड के पीछे इन्वेस्ट करती है। कंपनी ने कहा क्या हो गया, नहीं भी आई इस साल तो अगले साल आएगी डिमांड, मैं तो भी शुरू ही हूँ, मैं तो 20 साल 25 साल 30 साल काम करना है, तो कंपनी ने एक और मशीनरी खरीद ली। ग्रोथ कंपनीज हमेशा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करती हैं। चलो फिक्स कैपिटल की तो बात हो गई, अब वर्किंग कैपिटल याद करा दो बेटा। वर्किंग कैपिटल का क्या, अगेन बेटा अगर आप फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे तो क्या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करोगे? अगर आपको लगता है कि 80,000 यूनिट से मेरा ऑर्डर 1,60,000 होने वाला है, अगर आपने इस बेसिस पे बेटा मशीनरी खरीद ली तो इस बेसिस पर रॉ मटेरियल भी तो खरीदोगे, बनाओगे कैसे बेटा, रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो कंपनी बेटा एक्सपेक्टेड डिमांड पर फिक्स कैपिटल में भी इन्वेस्ट करती है और वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करती है। एंड व्हाट अबाउट नॉन ग्रोथ कंपनी? मैं बोलता हूँ 80,000 का ऑर्डर है, सर्वे बोलता है कि आपका 2-3 हज़ार से ऑर्डर बढ़ने वाला है, 82-83,000 यूनिट का ऑर्डर आने वाला है, क्या करोगे? बहुत थोड़ा सा रॉ मटेरियल फालतू खरीदोगे, मशीनरी तो खरीदोगे ही नहीं। तो बेटा नॉन ग्रोथ कंपनियां ना तो फिक्स कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का इनिशिएटिव उठाती हैं, ना ही बेटा वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि उनको पता है ग्रोथ ही नहीं है बिजनेस में। ग्रोथ कंपनियां दोनों में इन्वेस्ट करती हैं, फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। अब आप एक बार रीड करके बता दो जरा, ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया। लो बेटा
बाबू आज एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, जिनकी भी मुझे ज़रूरत है बेटा मैं सबका इंट्रो दे रहा हूँ। और बाबू लगेगा इसमें आधे से पौना घंटा, आज का पूरा लेक्चर लग जाएगा। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं समझावा कभी भी बेटा, जो 11th में छोले दे के पास हुए हैं बाबू, ढंग से समझ ले। ठीक है ना, आधे से ज़्यादा तादाद यही है बेटा छोले दे के पास होने वाली। तूने तो कड़ी चावल ही दिए होंगे, तू की टेंशन ले रहा। हाँ बिल्कुल। लो बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। बाबू मैंने कंपनी स्टार्ट करी, कंपनी में बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो बेटा आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, आज अपना बिजनेस शुरू करते हो, तो बेटा बिजनेस में पैसा सिर्फ दो ही जगह से आ सकता है, या तो आपकी खुद की सेविंग्स या बेटा लोन, चाहे वो लोन बैंक दे चाहे या थर्ड पार्टी दे। यानी कि सिर्फ दो जगह हैं जहाँ से आप पैसा लेकर आ सकते हो। लेकिन बेटा अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कंपनी को बेटा 17 सोर्सेज से पैसा मिलता है। 17 अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनी पैसा ला सकती है बेटा। उनमें से ये 4 बड़े फेमस हैं, मुझे ज़रूरत भी इनकी पड़ने वाली है बेटा, आगे भी आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं बाबू। अब मैं डिबेंचर इशू करना चाहती हूँ। मैंने बोल दिया बेटा, मैंने अपने प्रोस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर को बोला कि आप मेरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लो। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी इन्वेस्टर का ये होता है, ठीक है खरीदने को तो तैयार है, पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे आपकी कंपनी में, हमें ये बताओ रिटर्न क्या मिलेगा, कमाई क्या मिलेगी डिबेंचर खरीदने के बदले में। बेटा डिबेंचर ऑलवेज बियर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा डिबेंचर के आगे हमेशा एक इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है और बेटा ये इंडिकेट करता है पर एनम इंटरेस्ट रेट कि साल भर की ब्याज कितनी है। बेटा अगर मैंने आपसे पैसे रेस करे 10 लाख रुपए, इसका सिंपल मतलब है कि मुझे 9% ब्याज आपको देनी है, साल भर के 90,000 रुपये आपको देने हैं। बेटा जिस दिन डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है, आप हमेशा बताते हो बेटा कि आप कितने साल के लिए पैसा ले रहे हो। बाबू डिबेंचर हो चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो चाहे रिटेन अर्निंग हो, ये चारों लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म मतलब बेटा अगर मैंने किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस का पैसा 1 साल के अंदर वापस करना है तो मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म, अगर मैंने 1 से 5 साल में वापस करना है तो मैं बोलता हूँ मीडियम टर्म, और अगर मैंने 5 साल के बाद वापस करना है तो बेटा लॉन्ग टर्म। डिबेंचर का पैसा आपको हमेशा 5 साल के बाद वापस करना होता है, लेकिन 20 साल से पहले। मैक्सिमम टेन्योर जो फिक्स्ड है बेटा वो 20 ईयर्स है। ठीक है, आज मान लो बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था आपके बीच और मेरे बीच, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मैं 10 साल के बाद आपके पैसे दूंगा। इसका मतलब क्या है बाबू, आपसे मैंने 10 लाख लिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, पहले साल आपको ब्याज दी 90,000, 10 लाख का 9%, दूसरे साल 90,000, तीसरे साल 90,000, 9 साल तक 90,000 देता रहा, 10वें साल आपकी पूरी ब्याज 90,000 और आपके 10 लाख रुपए भी वापस। यानी कि बेटा डिबेंचर में प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ता है, एज वेल एज बेटा ब्याज तो हर साल देनी ही देनी है। समझ आई बात बाबू? अगर आप सोचोगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा डिबेंचर और बैंक लोन में कोई डिफरेंस होता ही नहीं बाबू। आज कंपनी बैंक से लोन ले आए या आज कंपनी डिबेंचर से पैसा ले ले, दोनों एक ही बात है। अगर आप बैंक से लोन लोगे, क्या ब्याज नहीं देनी? ब्याज देनी है। क्या प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करना है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो हम सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं, बेटा डिबेंचर में भी रखते हैं। डिबेंचर होल्डर तब तक फंड नहीं देंगे आपको जब तक आप उनके लिए कोई एसेट गिरवी नहीं रखोगे। यानी कि बेटा डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है डिबेंचर के लिए भी। तो बाबू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर और बैंक लोन में कोई डिफरेंस नहीं होता। समझ आई बात? बढ़े आगे बाबू। मेरी कंपनी आज प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है,
मैं प्रोस्पेक्टिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रहा हूँ कि आओ और मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद लो। उन्होंने बोला ठीक है खरीद तो लेंगे, रिटर्न क्या देने वाले हो? मैंने कहा मिलेगा ना, डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा आपको। बेटा प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट मेंशन होता है जो इंडिकेट करता है पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड। एक बात सुन लेना बाबू, ये दोनों वर्ड ना बड़े सिमिलर हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बाबू अगर कोई इंसान सिर्फ शेयर कैपिटल बोलता है ना, हमेशा उसका मतलब इक्विटी से होता है। प्रेफरेंस के लिए स्पेसिफिक वर्ड प्रेफरेंस लगाना जरूरी है। समझ आई बात? बेटा बाबू अब आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, आपने पूछा रिटर्न में क्या दोगे, मैंने कहा प्रेफरेंस के आगे एक रेट लिखा हुआ है, साल भर का इतना प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा आपको 12%। अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए रेस करता हूं तो 1,20,000 रुपए का मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना है हर साल। बेटा जैसे डिबेंचर होल्डर और बेटा कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें बेटा आप तय करते हो कि कितने साल के बाद आप प्रेफरेंस के पैसे वापस करने वाले हो, जैसे डिबेंचर में तय करते थे। अगेन बेटा 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन 20 साल से कम के लिए। 20 साल मैक्सिमम टेन्योर है, 20वें साल तो पैसे वापस करने ही होंगे। मान लो बेटा टाइम पीरियड तय हुआ 15 साल, तो बेटा 15 साल तक लगातार आपको 1,20,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और लास्ट ईयर 15th ईयर आपके 10 लाख रुपए भी वापस। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। मैंने बोला बेटा अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव बेटा शेयर होल्डर्स को कि मेरी कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है 5 करोड़ रुपए के, खरीद लो। बाबू सबने पूछा ठीक है आप इशू तो कर रहे हो, खरीद भी लेंगे, क्या मिलने वाला है, रिटर्न, कमाई बता दो। बेटा मैंने बोला कि कमाई मिलेगी, कमाई का नाम है इक्विटी डिविडेंड या डिविडेंड। इक्विटी वर्ड लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, मैं भी बोल चुका हूँ। तो बेटा मैंने बोला कि कमाई में मिलेगा डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड, तो बेटा उन्होंने कहा ठीक है, इसका परसेंटेज क्या होगा। बेटा इक्विटी के आगे कभी कोई परसेंटेज मेंशन नहीं होता। मैंने लिख इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ी देर में कंफर्म कर दूंगा क्यों मेंशन नहीं होता। बेटा इक्विटी के आगे कभी भी कोई रेट लिखा ही नहीं होता। देख लो कोई लिखा है, नहीं लिखा बेटा। मैंने कहा डिविडेंड मिलेगा जरूर। चलो जी अभी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे। और बेटा व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट, इक्विटी का प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस करेगी कंपनी, शेयर होल्डर ने पूछा। बेटा मैंने बता दिया कि कंपनी इक्विटी के पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करती। तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर एक बार पैसा देने के बाद फंस जाते हैं क्या? नहीं बेटा फंसते भी नहीं है, लेकिन कंपनी कभी वापस नहीं करती। ये दो बातें ऐसी हैं जो बेटा मैं भी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, आगे आने वाले 15 से 20 मिनट में दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी चलो, लेकिन मेरे को ये फाइनल हो गया बेटा कि डिबेंचर को मिलता है ब्याज, प्रेफरेंस को मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी को मिलता है इक्विटी डिविडेंड। बाबू सब आराम से समझ रहे हैं क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर चलेगा नहीं। और बहुत सारे बाबू लोगों की दिली इच्छा थी कि मैं ये पढ़ाऊँ, है ना सक्षम? हाँ कल ही तो कह रहा था तू ये करा दो, हाँ ये ले, तेरी दिली इच्छा मैंने पूरी कर दी। चलो जी बेटा डिबेंचर की कॉस्ट कंपनी को क्या आती है, इंटरेस्ट। देखो बेटा ये टेबल मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कर रहा हूँ। आपको तो लगेगा आपके लिए कमाई है, हमने डिबेंचर खरीद रखे हैं, हमने प्रेफरेंस, लेकिन सारी बात कंपनी के एंगल से सोचो। कंपनी अगर डिबेंचर लेती है तो उसका खर्चा क्या है, कंपनी प्रेफरेंस लेती है तो उसका खर्चा क्या है बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा इक्विटी से आप पैसा लेते हो, आपका खर्चा क्या है बेटा, इक्विटी डिविडेंड। रिटेन अर्निंग की मैंने अभी बात नहीं करी बेटा, थोड़ी देर में करेंगे। बात समझ में आई है? इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। रिस्क क्या है बेटा, आपने डिबेंचर से पैसे लिए, बोलता हूँ 10 लाख, आपने पैसे लिए बेटा प्रेफरेंस से 10 लाख, और मान लो इक्विटी से भी 10 लाख लिए, 30 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, पहले साल लॉस हो गया। इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी लॉस हो गया, आपके ऊपर क्या रिस्क आता है अगर आप ब्याज नहीं दे पा रहे डिबेंचर की? तो बेटा देखो सुन लो, डिबेंचर कंपनी के लिए सबसे खतरनाक लोगों में से एक है।
अगर आपने एक सिंगल डे का भी डिफॉल्ट करा या तो इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट देने में, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी सीधा बंद कराने के ऑर्डर लाते हैं। 1 मिनट में हाई कोर्ट जाएंगे बेटा, बंद कराने के ऑर्डर आएंगे और कंपनी बंद हो जाएगी। तो बेटा आप इनकी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, ना तो ब्याज रोक सकते इनकी, जब तय हो गया बेटा तभी देनी है बेटा, फिक्स डेट है, और ना ही इनका प्रिंसिपल अमाउंट रोक सकते, एक दिन भी डिले नहीं कर सकते। तो बेटा इनके साथ जो रिस्क जुड़ा है वो सबसे खतरनाक रिस्क है, सीधा ही कंपनी बंद होती है बेटा। तो मैं बोल सकता हूं जो डिबेंचर के साथ रिस्क जुड़ा है वो बेटा हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर? बेटा लॉस हुआ है पहले साल, डिबेंचर का इंटरेस्ट देना था, आपने लोन पकड़ा और ब्याज दे दिए। एक बार तो बैंक से लोन उठाया बेटा ब्याज देने के लिए, ठीक है जी दे दिया। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर? लॉस हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, 12% देना है, क्या करूं? बेटा देखो प्रेफरेंस के साथ ऐसा कोई रिस्क नहीं आता कि कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कोई रिस्क प्रेफरेंस के साथ नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी रिस्क है। प्रेफरेंस शेयर जो जनरली इशू होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है बेटा ये अपना डिविडेंड क्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अगर आप पहले साल लॉस हुआ है, आप डिविडेंड नहीं दे पाए जबकि आपको देना था 12%, मेरे एग्जाम्पल में 1,20,000 आपको देना था, आप नहीं दे पाए, तो दूसरे साल बेटा ये डबल हो जाएगा। पिछले साल का 1,20 और इस साल का 1,20, 2,40 देना। दूसरे साल भी लॉस हुआ, नहीं दे पाए, तो तीसरे साल तीनों साल का इकट्ठा हो जाएगा, 1,20, 1,20, 1,20, 3,60 हो जाएगा। तो बेटा रिस्क तो इनके साथ भी है पर कंपनी नहीं बंद होती बेटा, बस पैसा ही तो देना पड़ता है। तो बेटा ऐसे लेवल ऑफ रिस्क को हम बोलते हैं मीडियम लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क तो है पर कंपनी बंद होने जितना रिस्क नहीं है। एंड व्हाट अबाउट इक्विटी शेयर? बेटा कंपनी लॉस में है, आप इक्विटी का डिविडेंड मत दो, इक्विटी वाले कुछ नहीं कर सकते, ना तो बेटा कंपनी बंद करा सकते, ना ही बेटा क्यूमुलेट होता इनका डिविडेंड, कुछ नहीं कर सकते इक्विटी वाले। समझ आई बात? बाबू ये तो मैंने बात बोली लॉस में हो, कंपनी ह्यूज प्रॉफिट में, अरबों के प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा इस बार हमें फंड की जरूरत है, हम इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे रहे। डिवेंचर को ब्याज दिया आपने, प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, आपने मना कर दिया हम इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे रहे, तब भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब लॉस हो तब तो देना ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं उठता कि इक्विटी को देना है। और अगर बेटा प्रॉफिट भी है और डायरेक्टर्स का मन नहीं है देने का, तो बेटा आप नहीं भी दे सकते। इक्विटी वालों के हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं है बेटा कि वो कह दें कि मुझे तो मेरा डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। समझ आई बात? तो इक्विटी के साथ जो रिस्क है बेटा, चाहे बोल लो लो रिस्क, चाहे बोल लो नो रिस्क, एक ही बात, ठीक है ना? मेरे लिए तो नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं है भाई, ठीक है जी? इतनी बात समझ में आई भाई? चलो जी बेटा इक्विटी में या तो लो रिस्क है या नो रिस्क है। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा बात करता हूं फ्लोटेशन कॉस्ट की। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या चीज होती है? बाबू पैसा लेने के लिए आप जो पैसा खर्च करते हो उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। देखो बेटा अगर कंपनी को पैसा चाहिए, चाहे वो डिवेंचर से चाहिए, चाहे वो प्रेफरेंस से चाहिए, चाहे वो इक्विटी से चाहिए, बेटा पैसा लेने से पहले आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, वही फ्लोटेशन कॉस्ट है। इसे हम प्यार से इशू कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे हम प्यार से कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड भी बोलते हैं, तीनों इसी के नाम है, फंड रेज करने की कॉस्ट। अब आपको लग रहा होगा यार हमें तो पहले ही लोन चाहिए, हमें पैसे की जरूरत है, क्या पैसा खर्च होता है? बेटा आपने शायद कभी पढ़ा हो बेटा इक्विटी शेयर इशू करने से पहले ही बड़ी सारी फॉर्मेलिटी होती है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बेटा सबसे पहले प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, प्रोस्पेक्टस पे खर्चा करो, उसके बाद कंपनी अपने शेयर डायरेक्टली ना बेचना चाहे तो ब्रोकरेज दो, अंडरराइटिंग कमीशन दो। बेटा कैसे पता लगेगा जनरल पब्लिक को कि आपके शेयर मार्केट में आ गए? आप टीवी ऐड तक करते हो बेटा, इवन न्यूज़पेपर मैगजीन्स ऐड पे खर्चा करते हो, एक टीवी ऐड 5-5 करोड़ का है। तो बेटा पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, या बेटा आप इशू कॉस्ट भी बोल सकते हो। बेटा
क्या बैंक लोन लेने के लिए भी पैसा खर्च होता है? इससे बड़ी क्लैरिटी आती है। ये एग्जाम्पल सुन लेना बेटा, आपको सब समझ में आ जाएगा पैसा लेने के लिए कैसे पैसा खर्च होता है। बेटा बैंक लोन के लिए भी पैसा खर्च होता है। आप खुद लोन मांगने जा रहे हो और खर्चा करोगे लोन लेने से पहले। आप क्या गए, आप एक बैंक मैनेजर के पास गए कि लोन चाहिए, उसने कहा जी हम तो ऐसे लोन ही नहीं करते, सिक्योरिटी लाओ, क्या गिरवी रखते हो ये बताओ, सिक्योर्ड लोन करता है बैंक। तो आपने बोला ठीक है मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, गिरवी रख दूंगा। बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है कल पेपर ले आना और साथ में एक चेक लेते आना 5100 का। आपने बोला 5100 किस बात के? उसने कहा पेपर प्रोसेस कराऊंगा, आपकी कॉस्ट आती है ऐसे थोड़ी। तो बेटा आप पेपर लेकर आए प्रॉपर्टी के, साथ में 5100 का चेक। ये चेक बैंक को भी बिलोंग नहीं करता। बैंक क्या करता है बेटा, ये प्रॉपर्टी के पेपर और ये चेक बेटा अपने पैनल पर रजिस्टर्ड किसी एडवोकेट को देता है। हर बैंक के पैनल पे 4 से 5 लॉयर होते हैं बेटा, जिनका काम प्रॉपर्टी के पेपर चेक कराना होता है। ये क्या करेगा बेटा, लॉयर रजिस्ट्री ऑफिस जाएगा बेटा, वहाँ चेक कराएगा क्या प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या इसके नाम रजिस्टर्ड है, क्या ये डुप्लीकेट पेपर तो नहीं है, क्या किसी और बैंक में गिरवी तो नहीं पड़ा हुआ पहले से ही बेटा ये पेपर, सब कुछ वो वेरीफाई करेगा बेटा। और इस बात की लॉयर फीस लेगा। ये बैंक की जेब में नहीं गया पैसा, ये लॉयर की जेब में गया। जब वहाँ से रिपोर्ट ओके लग कर आई तो बैंक मैनेजर ने आपको बुलाया कि हाँ जी आपके पेपर तो ओके निकल गए हैं, चलो वह आगे हम कार्रवाई को बढ़ाते हैं। तो बेटा अभी लोन हुआ नहीं है, 5100 खर्च हो गए आपके। बेटा इसके अलावा आपसे बोला जाएगा इतने सारे डॉक्यूमेंट ये सब सीए से बनवा लो, ठीक है ना, बैलेंस शीट बनवा लो, इनकम टैक्स रिटर्न, कॉम्प्यूटेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आपसे मांग ली जाती हैं बेटा। बाबू अगेन लोन नहीं हुआ, अभी आप डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे करके आ रहे होंगे। ये लोन हुआ नहीं है बेटा, पहले ही खर्चा हो रहा है बेटा, यही तो फ्लोटेशन कॉस्ट है। इसके अलावा आज की तारीख में तो बेटा बैंक मैनेजर आपसे कहता है कि मैं फिजिकली इंस्पेक्ट करूंगा प्रॉपर्टी और उसके चार्जेस भी आप दोगे। बैंक मैनेजर ने कहा प्रॉपर्टी दिखा के ला भाई कहाँ है, और इसके पैसे भी तू ही देगा बेटा। जो मैं कैबिन छोड़ के जाऊंगा तेरे साथ घूमूंगा घंटा 2 घंटा, इसके पैसे भी तू देगा 4-5 हज़ार रुपये। उसने बोला ले भाई प्रॉपर्टी देखने तुझे जानी है, खर्चा भी मैं करूंगा बेटा, आप ही को करना पड़ेगा। बाबू आज के टाइम में बैंक मैनेजर प्रॉपर्टी जरूर देखने जाते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में फ्रॉड ही ऐसे हुए इंडिया में। फ्रॉड के लेवल देखना बेटा। बाबू एक इंसान के नाम कोई प्रॉपर्टी थी, उसके पास पेपर पड़े थे, बाबू बाद में पता लगता है ये तो सरकारी ज़मीन थी और सरकार ने उसके ऊपर से हाईवे निकाल दिया। ठीक है, बंदे के पास प्रॉपर्टी के पेपर है, बैंक में गया जी लोन कराना है, उन्होंने कहा ठीक है प्रॉपर्टी के पेपर लाओ, पेपर दे आया। अंदर जब वेरीफाई होने गया क्या आएगा, हाँ रजिस्ट्री इसके नाम है, ठीक है जी है, कहीं लोन तो नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ लोन, प्रॉपर्टी के पेपर बिल्कुल एक्यूरेट। बैंक मैनेजर पहले पेपर ही चेक करते थे बेटा, कभी जाके देखते नहीं थे प्रॉपर्टी कहाँ है, लोन कर दिया उसको। उसने पहली भी किस्त नहीं दी, आपने 3 नोटिस भेजे, चौथे नोटिस में आपने भेजा आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे अगर अब किस्त जमा नहीं हुई। आपने कहा बेच दो, गवर्नमेंट का हाईवे है, देर क्यों लगा रहे, अभी बेचो। तो सर ऐसे लोन हो जाते थे बेटा पेपर्स पर। तो आज की तारीख में बेटा बैंक मैनेजर जरूर इंस्पेक्ट करता है प्रॉपर्टी और इसके पैसे भी आप ही देते हो, जिसको हम इंस्पेक्शन चार्जेस बोलते हैं। तो बेटा बैंक लोन हुआ नहीं है और आपने इतने सारे खर्चे पहले से ही कर दिए हैं बेटा। और आपको बता देता हूँ लोन होने पर जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ होती है उसका आधा % के स्टैम्प पेपर लगते हैं, उस पर प्रॉपर्टी गिरवी होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ 1 करोड़ रुपए है तो 50,000 रुपए के स्टैम्प पेपर आप खरीद कर देते हो बैंक को, उस पर लिखा जाता है कि आप प्रॉपर्टी गिरवी कर रहे हो बैंक के नाम। सर कोई मजाक बात नहीं है, लोन होने से पहले बहुत सारे आपके खर्चे हैं बेटा, यही सब फ्लोटेशन कॉस्ट है। ठीक है, आपको बता देता हूं बेटा डिबेंचर या बैंक लोन के केस में ये कॉस्ट बहुत कम होती है, लगभग 2.5% के आसपास। यानी कि अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो 25,000 खर्च पक्का हो जाएंगे बेटा। प्रेफरेंस में कॉस्ट मीडियम होती है लगभग 5% के आसपास, और बेटा इक्विटी में कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है लगभग 10%, लगभग 10%। यानी कि अगर आपको 10 करोड़ लेने हैं बेटा इक्विटी से तो 1 करोड़ तो पक्का खर्च हो जाएंगे, पक्का। समझ आई बेटा बात? पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चा जाता है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट।
ठीक है, अभी के लिए आज हम इतना ही रख रहे हैं। अभी ये टेबल पूरी नहीं हुई, कल भी आधा घंटा चलेगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।